दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम हरियाणा की जो हमारा हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है उसका इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से ये 2-3 टॉपिक ही है जो हमारे हरियाणा जीके के काफ़ी इम्पोर्टेंट है अर्थशास्त्र के हिसाब से। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मौद्रिक नीतियाँ। ठीक है जी। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बनाता क्यों है? क्योंकि आरबीआई के ऊपर, इसको बात समझिएगा, जो हम फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़े थे उसमें से एक फंक्शन उसका महंगाई को कंट्रोल करना भी होता है, इन्फ्लेशन को। ठीक है जी। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? वस्तुओं और गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? इसे कंट्रोल करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसियाँ लेके आते हैं। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। अब आरबीआई रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी लेके कौन आता? आरबीआई का एक कमेटी होती है, उस कमेटी का नाम है मॉनेटरी कमेटी। ये मॉनेटरी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। एक बात समझिएगा, इस मॉनेटरी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। ओके जी, याद रखना, जो 3 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और अन्य 3 मेंबर कहाँ से होते हैं? ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब 3 मेंबर जो भारत सरकार है वो नॉमिनेट करते हैं। और ये 3 मेंबर कौन होते हैं? ये आरबीआई की तरफ से होते हैं। ये आरबीआई की तरफ से कौन कौन होंगे? पहला जो आरबीआई गवर्नर है वो इसका मेंबर होगा, नंबर 1। दूसरा जो डिप्टी गवर्नर है, देखिए हमारे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर है वो क्या इसका मेंबर होगा। इसके अलावा आरबीआई का अदर मेंबर, कोई भी अन्य मेंबर इसमें, इस कमेटी में इन 3 मेंबर में से एक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी फिलहाल मैं पूछूँ आपको गवर्नर कौन है? अभी हमारे शक्तिकांता दास हमारे गवर्नर हैं, इसको भूलिएगा मत, शक्तिकांता दास हमारे गवर्नर हैं और ये 25 नंबर का गवर्नर है। ओके, अगर बात करें डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो डिप्टी गवर्नर हमारे एम एंड टी वी रविशंकर। देखो ट्रिक बता रहा हूँ, तीनों नाम एम से है। टी वी रविशंकर एम से है, एक तो है एम के जैन है, एक है एम डी पात्रा एंड चौथे है एम राजेश्वर राव। सो दीज आर द 4 मेंबर जो डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनमें से एक यहाँ पे डिप्टी गवर्नर इन कमेटी का मेंबर बनेगा, याद रखना। ओके, तो ये बातें हमको पता होना चाहिए। एक बाई चांस मान लीजिए, बाई चांस जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, समटाइम क्या होता है कि मान लो किसी मुद्दे को लेकर क्या हो, केस टाई हो गया। मान लो 3 कह रहे हैं भैया ये करो और दूसरे 3 बोल रहे हैं वो क्या करो, वो करो, मतलब मुद्दा क्या टाई हो गया। तो इन डैट केस तब क्या होगा? तो याद रखना, इन्हीं में से एक को पावर दी गई। किस पावर दी गई? पावर दी गई है एक्स्ट्रा वोट डालने की। उस एक्स्ट्रा वोट को कहा जाता है कास्टिंग वोट। क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। अब मुद्दा है, ये कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होगी? याद रखना, ये पावर होती है हमारे गवर्नर के पास। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, कैसे होता है, थोड़ा समझिए। देखिए उसके लिए समझिए, मैं एक छोटी बात बताता हूँ। चलिए देखते हैं, ये क्या है? ये है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे लगा लीजिए हमारे बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन सा भारत का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे और भी कई बैंक लगा लो। सबसे दूसरा बड़ा सरकारी बैंक कौन सा? वो पीएनबी है। ओके, इसके अलावा प्राइवेट बात करते हैं आईसीआईसी बैंक है, ऐसे कई बैंक है ना। तो मान लो ऐसे कई बैंक यहाँ पे आपके हैं। ओके, अगर मैं आपसे बात पूछूँ इन बैंकों को कमाई कैसे होती है, तो आप कहेंगे सर जो ये बैंक लोन देते हैं, किसको लोन देते हैं? जनता को। जनता को जो ये बैंक लोन देते हैं, उस लोन से इनको क्या होती है? कमाई होती है, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, जब बैंक लोन देते जनता को, किसी को देते हैं 11% पे, किसी को 12 पे, किसी को 13 पे, किसी को 14% पे दिया जाता है। अब ऐसा क्यों? डिफरेंस क्यों? उस लोन के इंटरेस्ट पे इतना चेंज क्यों? कारण क्या है? इसका एक कारण है। क्या कारण है देखते हैं। देखिए होता क्या, नॉर्मली जब
आप मान लीजिए जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, बैंक होता है, जब भी कोई जनता इसके पास लोन लेने जाती है बैंक के पास, तो बैंक क्या करता है, बैंक चेक करता है स्कोर। उस स्कोर को कहा जाता है सिबिल स्कोर। क्या? सिबिल स्कोर। अब भैया अब ये सिबिल क्या है? देखिए सिबिल जो है एक संस्था है, इसकी पूरी फॉर्म आपका फुल फॉर्म करेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। अब ये करता है क्या? क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है कर्ज देना, आपका जो भी आपका कर्ज है, इसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है जी? अकाउंट में पैसे भी नहीं तब भी आप निकाल सकते हैं। अगर पर्टिकुलर समय आपकी समय सीमा है उसके अंदर पैसे नहीं जमा करवाए, आपको इंटरेस्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो उसने कर्ज लिया है उसकी सारी जानकारी ये संस्था अपने पास स्टोर करती है। ओके, अब ये क्या करती है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसका जो ये हिसाब किताब है, लेन देन है, उसके बेस पे क्या करते हैं, उस बेस पे इसको देती है स्कोर। ठीक है जी। उस स्कोर को ये नॉर्मली ये 3 डिजिट का होता है। ये हमारा होता है 300 से लेके 900 तक। जिसका लेन देन अच्छा होगा वो 900 के आसपास होगा, जिसका कम होगा वो 300 के आसपास होगा, है ना। तो ये कुछ हिसाब किताब होता है जो जिसके बेस पे बैंक तय करता है कि कितना लोन जनता को दिया जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जनता के पास भी कुछ पैसों की कमी हो जाती है, तो हमने क्या किया, हमें ले लिया लोन। अब बात है अगर बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाए तो वो क्या करें, तो वो क्या करते, वो भी लेते हैं लोन। वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं आरबीआई से। वो किससे लेते हैं? आरबीआई। देखो एरो का मीनिंग समझना, एरो का मीनिंग क्या? पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वो लोन लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या भैया आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंकों को? क्यों नहीं करेगा, करे। वो कौन सा उसके मामले के लड़के, है ना, बिल्कुल सही है। तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस इंटरेस्ट रेट को अलग अलग नाम दिए गए। क्या क्या दिए गए? जैसे कि यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि नाम आता है एमएसएफ, रेपो रेट और बैंक रेट। ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो आरबीआई इनसे लेगा उसके बस अलग अलग नाम है। अब मुद्दा क्या है सर, अलग अलग नाम क्यों? अलग अलग नाम इसलिए है कि कितने समय के लिए ले रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग है। अगर मान लीजिए जो लिया गया 24 घंटे के लिए, 24 आवर, 0 से 24 घंटे के लिए, तो उसको बोलेंगे एमएसएफ। एमएसएफ की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इसको याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एमएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, रेपो रेट। अब ये क्या रेपो रेट क्या होता है? ये होता है 90 डेज के लिए, जो एक से ज़्यादा 90 डेज का तो रेपो रेट होता है। अगर उससे ज़्यादा दिन के लिए हो 90 ज़्यादा तो होता है बैंक रेट। तो ये बस क्या है, कुछ खास नहीं है, बस इंटरेस्ट के नाम है, फ़र्क क्यों है, किस समय के लिए जा रहे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कभी कोई जनता के पास पैसे जमा, अपने पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन पैसों को जमा करा देते हैं। कहाँ? बैंक में। अब भैया बैंक में क्यों जमा करवाते हैं? आपको पता होगा ना, बैंक में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो सीधे कभी कभी क्या होता है, जब पैसे जनता के पास ज़्यादा होते हैं वो तो क्या करते हैं, जमा करवा देते हैं। किसके पास? बैंक के पास। इसको मिटा देते हैं, यहाँ ब्लैक ही सही रहेगा। ओके, अब बात समझिए। जनता ने जमा कराए पैसे, अब जनता को क्या मिले? जनता को मिलेगा इंटरेस्ट। अब मैं बात करता हूँ कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना एक होता है कासा। क्या होता है? कासा। कासा स्टैंड फॉर, इसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। सीए फॉर करंट अकाउंट। ओके, और एसए फॉर सेविंग अकाउंट, इसको कासा कहा जाता है। ये हो गया। एक क्या होता है, इसके अलावा होता है एफडी। सुना होगा आपने एफडी, आरडी सुना होगा। एफडी स्टैंड फॉर फिक्स डिपॉजिट।
RD स्टैंड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट तो होता है ना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे जमा करवा देते हैं, तो भाई इतना पैसा जमा कर दो, उसको बोलते फिक्स डिपॉजिट। अगर माना जाए, मैं बोलूँ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा फिक्स डिपॉजिट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, मैक्सिमम। सबसे कम किसमें मिलता है भाई, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पर तो भैया इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो जीरो अकाउंट। इन बात को याद रखिएगा। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, इसको कहा जाता है टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे पैसे जमा कराया वो समय के हिसाब से कराया जाता है। अगला एक बात और, देखो कासा में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जितना मर्जी पैसे जमा करो, जब मर्जी कराओ, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें FD RD की, यहाँ पे टाइम लिमिट होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ जो FD होती है कम से कम कितने टाइम की होती है, कम से कम 7 दिन की, याद रखना। और मैक्सिमम बोला जाए तो मैक्सिमम 10 साल के लिए होती है, इस बात को ध्यान रखना। RD की बात करें, RD क्या होता है, कम से कम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम आपका 10 ईयर के लिए। RD स्टैंड फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, रीअक्कर। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता है सर ऐसे है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इकट्ठा पैसे जमा नहीं करवा सकता, मैं क्या करता हूँ कुछ मंथली आप इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दीजिए, जब टाइम हो जाएगा इतने टाइम पर मुझे इतना पैसा दे दीजिए जो आपका इंटरेस्ट बनता है। तो रिकरिंग, रिकरिंग में पैसे को बार बार जमा करवाना है। FD में क्या किया आपने, वन टाइम पेमेंट जमा करवा दी, पर रिकरिंग में ऐसा नहीं होता, रिकरिंग में बार बार जमा करवाना होता है। ओके, तो ये हमारी टर्म डिपॉजिट बनते हैं। अब बात समझो मुद्दे की, तो जनता ने यहाँ जमा करवाया तो इसको डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट इंटरेस्ट मिला। ओके, अब ऐसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बैंक क्या करते हैं, बैंकों के पास कभी कभी पैसा सरप्लस आ जाता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं उदाहरण के तौर पे, कभी छुट्टी आ जाती है। अभी बात करें, अगर होली आई थी लास्ट टाइम, तो होली को सैटरडे को छुट्टी थी, सैटरडे लास्ट सैटरडे था बैंक का, संडे छुट्टी थी और मंडे की होली थी। तो इस तरह क्या हुआ, 3 छुट्टियाँ आ गई। जब ऐसा केस होता है तो बैंक क्या करता है, तो बैंक कहते हैं चलो क्या करना है पैसा, तो वो क्या करता है RBI को जमा करवा देता है, RBI को। अब मुद्दा समझो, जब पैसा दिया तब इंटरेस्ट मिला, है ना, जब RBI पैसा दिया SBI को तो RBI इंटरेस्ट लिया। अब बात समझो, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, जैसे हमने जहाँ जमा इंटरेस्ट मिला। अच्छा एक बात और, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट, इन दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा हो, तो आप पाओगे ये वाला इंटरेस्ट नॉर्मली उससे ज़्यादा पाया गया। उसी तरह यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा, किनको, बैंकों को जब RBI को जमा करवाएंगे। इस इंटरेस्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या था, ये रेपो रेट था ना, इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट, इसको ध्यान रखना। ओके जी, इस पे आप थोड़ा फोकस करना। अच्छा एक बात बोलूँ, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट में क्या ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जैसे ये वाला ज़्यादा होगा ऐसे ये वाला आपका ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये हमको पता होना चाहिए। चलो ये मैंने जो आपको बताए हैं ये वाले, ठीक है जी, ओके, ये वाला जो भी है रिवर्स रेपो रेट, ये वाली टर्म्स होगी। अगर इसको सीधा चेंज किया जाए ना तो इसका प्रभाव लोन पे सीधा पड़ेगा। कॉमन सेंस है, अगर भैया अभी रेपो रेट चल रहा है, अगर मान लो 4% है, इसको बढ़ाकर 40% कर दूं, क्या बैंक जनता को पैसे 40% से कम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, इतना उनको मार्जिन ही नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है, इन रेट को अगर चेंज किया जाए, जो मैंने यहाँ लिखा है MSF रेपो रेट, बैंक रेट और या फिर रिवर्स रेपो रेट, इनको सीधे चेंज करने पर जो लोन दिया उसकी इंटरेस्ट पे जो कितना होगा उसमें फ़र्क आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात और, इसीलिए हम इसको की पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की पॉलिसी रेट भी इसको कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, की पॉलिसी रेट। ओके, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और कर लेते हैं, जैसे कि CRR और SLR। देखो CRR क्या होता है, CRR SLR। CRR स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशो। भैया रेशो की बात करें, रेशो किसी न किसी चीज़ की होगी ना। फॉर एग्जांपल बोलूँ, मैं बोलूँ मिल्क की रेशो, है ना, या फिर बोलूँ कि वाटर की रेशो। अब रेशो किसी न किसी चीज़ की होती है। अब यहाँ किसी बात कर रेशो की, ये बात कर रहा है जो पैसा बैंक के पास लोगों का डिपॉजिट होता है। कहना क्या चाहता है समझिए। अब बैंक ने क्या किया है, जो RBI है, RBI नियम सेट किए हुए बैंकों के लिए। बैंकों को बोला बैंक बात सुन, अगर तेरे पास 100 रुपये जमा आता है ना लोगों का, तो क्या करिए, उसमें से कुछ कैश, उसमें से कुछ हिस्सा कैश की फॉर्म में मेरे पास रिजर्व करियो। जो तेरे पास पैसा आया लोगों का, उसका कुछ रेशो, क्या कुछ रेशो कैश की फॉर्म में मेरे पास रिजर्व कराना, इसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो।
अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल 4% के आसपास ये चल रहा होगा। एक बात और, ये जो रेट है ये फिक्स किए जाते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी में, जो अभी देखा हमने, जो मॉनेटरी कमेटी बनाती है। आपका जब भी एग्जाम हो तो नॉर्मली ये देख लेना कि कौन सा पॉलिसी रेट है। अब बेहतर रहेगा आप आरबीआई की जो ऑफिशियल साइट है वही चेक करें। साल में कम से कम चार बार जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है एसएलआर। एसएलआर स्टैंड फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं। देखो लिक्विड का मीनिंग होता है, आप हिंदी में बात करें आराम से, लिक्विड क्या होता है? तरल। लिक्विड की खासियत क्या होती है? लिक्विड की खासियत होती है आप इसको जिस तरह के बर्तन में डालते हैं वो उस तरह से वहाँ पे अडेप्टेबल होता है और वैसे ही आकार ले लेता है। लेकिन हमारा इकोनॉमी या अर्थशास्त्र में लिक्विडिटी से क्या अभिप्राय है? देखिए यहाँ पे क्या मीनिंग है लिक्विडिटी से, मतलब ऐसी चीज़ जिसकी इकोनॉमी में एज ए मोड ऑफ पेमेंट आराम से उसको अडॉप्ट किया जाता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक मेरे पास है चेक, एक मेरे पास है कैश। अगर मुझे किसी व्यक्ति से लेन देन करना है, मान लो कोई व्यक्ति है उसे लेन देन करना है, वो किसको प्रेफर करेगा? चेक को या फिर कैश को, है ना? वो कैश को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि कैश चेक के मुकाबले बेहतर। अब चेक क्या करना है? चेक को भी करे कैश ही लेगा अकाउंट में, तो इसलिए कैश को प्रेफर करेगा, नंबर 1। अब मैं आपको दूसरा केस और बताता हूँ। एक पास तुम्हारी तरफ क्या है? चेक है। एक तुम्हारे पास क्या है? गोल्ड है। किसको प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा गोल्ड को। भाई चेक बाउंस भी हो सकता है पर गोल्ड तो है ना, गोल्ड को बेचेगा कैश आ जाएगा। अब ये हमने क्या किया? ये हमने कंपेयर किया जो चीज़ की लिक्विडिटी ज़्यादा कैसे मानी जाती है, वो कितनी जल्दी ईजिली कन्वर्टेबल होता है कैश में। ओके, एक बात और समझना, अगर मैं अब एग्जांपल लूँ, ये मेरे पास गोल्ड है, ये मेरे पास कैश है, आप किसको प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे कैश को। तो हमने क्या पाया, जो नॉर्मली कैश होता है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में ईजिली अडेप्टेबल है। ओके, नॉर्मली अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है लिक्विडिटी के ऊपर तो आपने क्या टिक करना, या चेक कीजिएगा कैश इन हैंड, या फिर चेक कीजिएगा ईजिली कन्वर्टेबल टू कैश, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नियम सेट किया। बैंक बोलता है, बैंक कहता है कि आरबीआई कि हमारे पास इतना कैश हो जाता, हमें संभाला नहीं जाता। तो आरबीआई बोलता कोई बात नहीं, बट टेंशन मत ले, क्या कर, जो तेरे पास कैश है ना उसका कुछ हिस्सा तो ऐसी जगह लगा जहाँ पे तुझे जरूरत पड़े वो चीज़ आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, इसका मतलब ये नहीं है बंदा और जो बैंक है शेयर मार्केट में लगा देगा, वहाँ पे लॉस हो सकता है, या प्रॉपर्टी में लगा दे ना। ऐसी जगह लगाना है जिसको बेच के आसानी से कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड हो गए, गोल्ड हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पे किया। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इसको बोला जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए इसकी जो वैल्यू है फिलहाल 18% के आसपास चल रही होगी। अब बच्चे एक बात और समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर महंगाई है देश में, अगर इन्फ्लेशन है, अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हायर इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना है, तो क्या किया जाए? तो उनको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जब कभी क्वेश्चन आ जाए कि हायर इन्फ्लेशन है मार्केट में, अगर उसे कंट्रोल करना है तो कुछ नहीं करना, जितने भी तो आपको रेट बताया ना मैंने, जैसे कि रेपो रेट हो गया, ठीक है जी, रिवर्स रेपो रेट हो गया, या फिर CRR हो गया, SLR हो गया, ठीक है, बैंक रेट हो गया, MSF हो गया, इन सब रेटों को कुछ नहीं करना, इसे क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? इंक्रीज करना है। कब? जब मुझे कंट्रोल करना है किसको? हायर इन्फ्लेशन को। इस बात को बेटा दिमाग में डाल लेना, ठीक है जी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा पास में है तो हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। जितने मैंने आपको रेट बताया, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम इन्हीं को ही पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम अपनी जो क्लास है यही बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।